मैले कपड़े देख डॉक्टर ने मेरी माँ को इलाज के बिना भगाया। फिर जब मैं पहुंचा तो डॉक्टर मेरे पैरों में गिरकर भीख मांगने लगा। दोस्तों, आज की कहानी समाज के उस कड़वे सच को बयां करती है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम इंसान की पहचान उसके कपड़ों और उसके गाड़ियों से करते हैं, न कि उसके संस्कारों से। यह कहानी है एक ऐसे बेटे की जिसने अपनी माँ के अपमान का बदला ताकत से नहीं बल्कि एक ऐसी सीख देकर लिया जिसे पूरी दुनिया याद रखेगी। तो दिल थाम कर बैठिए और इस भावुक कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। शहर के बीचों बीच बना सिटी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल उस जिले का सबसे महंगा और आलीशान अस्पताल था। शीशे की दीवारें, चमचमाता फर्श और एयर कंडीशनर की ठंडी हवा। वहाँ का माहौल किसी 5 सितारा होटल से कम नहीं था। वहाँ इलाज कराने के लिए जेब में लाखों रुपए होना जरूरी था। उसी अस्पताल के रिसेप्शन पर एक बूढ़ी औरत सावित्री देवी अपनी पुरानी चप्पलें घसीटते हुए अंदर दाखिल हुई। सावित्री देवी की साड़ी जगह जगह से रफू की हुई थी, बाल सफ़ेद और बिखरे हुए थे और चेहरे पर झुर्रियों के साथ साथ एक अजीब सी घबराहट थी। उनके हाथ में एक पुराना कपड़े का थैला था जिसे उन्होंने कसकर पकड़ रखा था। वह धीरे धीरे रिसेप्शन काउंटर की ओर बढ़ी। काउंटर पर बैठी रिसेप्शनिस्ट, जिसका नाम रिया था, फोन पर अपनी सहेली से बड़े ही चाव से बातें कर रही थी। सावित्री देवी वहां आकर खड़ी हो गई, लेकिन रिया ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। काफी देर खड़े रहने के बाद सावित्री देवी ने हिम्मत जुटाकर धीमी आवाज में कहा, बेटी, सुनती हो? मुझे डॉक्टर साहब से मिलना है। सीने में बहुत दर्द हो रहा है। रिया ने फ़ोन कान से हटाया और सावित्री देवी को ऊपर से नीचे तक घृणा भरी नज़रों से देखा। उसने नाक सिकोड़ते हुए उससे कहा, अम्मा, यह कोई सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है। यह शहर का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल है। यहाँ पर्ची कटवाने के लिए भी 1000 रुपये लगते हैं। तुम्हारे पास है पैसे? सावित्री देवी ने अपने थैले से एक रुमाल की गांठ खोली और उसमें से कुछ मुड़े तूड़े नोट निकाले। हाँ बेटी, मैं पैसे लाई हूँ, मेरे बेटे ने भेजे थे। बस डॉक्टर को दिखा दो, बहुत घबराहट हो रही है। रिया ने उन गंदे नोटों को देख मुंह बनाया और हाथ हिलाते हुए कहा, अरे हटाओ ये सब। यहाँ डॉक्टर साहब अभी राउंड पर हैं, किसी से नहीं मिलेंगे। और वैसे भी तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। जाओ सामने वाले सरकारी अस्पताल में जाकर धक्के खाओ। तभी वहाँ डॉक्टर आर्यन खन्ना का आगमन हुआ। डॉक्टर आर्यन इस अस्पताल के सबसे सीनियर और मशहूर डॉक्टर थे, लेकिन अपनी काबिलियत से ज़्यादा उन्हें अपने रसूख और पैसों का घमंड था। उन्होंने देखा कि रिसेप्शन पर एक गरीब बुढ़िया खड़ी है, जिससे अस्पताल की शोभा खराब हो रही है। डॉक्टर आर्यन ने जोर से चिल्लाते हुए सिक्योरिटी गार्ड को आवाज़ दी, सुरेश, ये कौन है? इसे अंदर किसने आने दिया? तुम्हें पता नहीं कि हमारे वीआईपी क्लाइंट्स आने वाले हैं? अगर उन्होंने इस भिखारी जैसी औरत को यहाँ देख लिया तो हमारी क्या इमेज बनेगी? सावित्री देखो देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर डॉक्टर आर्यन से कहा, डॉक्टर साहब, मैं भीख मांगने नहीं आई हूँ, मैं बीमार हूँ। सुना था आप बहुत अच्छा इलाज करते हैं, इसलिए गांव से बस पकड़ कर आई हूँ। मेरे पास पैसे हैं साहब। डॉक्टर आर्यन ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, पैसे हैं? अरे तुम्हारी पूरी जायदाद बेचकर भी यहाँ एक दिन का खर्चा नहीं निकलेगा। और मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे अपने अस्पताल का माहौल साफ चाहिए। बदबू आ रही है तुमसे, निकलो यहाँ से। सावित्री देवी ने फिर भी हार नहीं मानी। साहब, बस एक बार नब्ज देख लीजिए। मेरा बेटा बहुत बड़ा अफसर है, वो सब देख लेगा। यह सुनकर डॉक्टर आर्यन और वहाँ खड़ा पूरा स्टाफ ठहाके लगाकर हंसने लगा। सब बड़ा अफसर? अरे अगर तेरा बेटा अफसर होता तो तू यहाँ फटी साड़ी में धक्के नहीं खा रही होती। जरूर किसी दफ्तर में चपरासी होगा। चल निकल अब, वरना गार्ड से कहकर बाहर भिजवा दूंगा। डॉक्टर के इशारे पर गार्ड सुरेश आगे बढ़ा और उसने सावित्री देवी के कंधे पर हाथ रखकर उन्हें जोर से धक्का दिया। सावित्री देवी का संतुलन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाकर अस्पताल के कांच के दरवाजे के पास गिर पड़ी। उनका थैला दूर जा गिरा और उसमें रखे कुछ सिक्के फर्श पर बिखर गए। आसपास खड़े अमीर मरीजों ने यह देखा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उल्टे कुछ लोग नाक पर रुमाल रखकर वहां से हट गए। अपमान के घूंट पीकर सावित्री देवी ने अपनी चप्पलें उठाई, बिखरे सिक्के बटोरे और रोते हुए अस्पताल से बाहर निकल गई। दोस्तों, एक माँ का अपमान कभी खाली नहीं जाता। वो आंसू जो उस दिन सावित्री देवी की आंखों से गिरे थे, वो एक सैलाब बनकर वापस आने वाले थे। शाम को जब सावित्री देवी अपने घर पहुंची तो उनकी आंखें सूजी हुई थी। उनका बेटा विक्रम प्रताप सिंह, जो अभी अभी जिले का नया कलेक्टर डीएम बनकर आया था, घर लौटा। विक्रम ने अपनी माँ को कभी इस हाल में नहीं देखा था। वो अपनी माँ को भगवान से भी बढ़कर मानता था। विक्रम ने घबरा कर पूछा, माँ क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम सुबह डॉक्टर के पास जाने वाली थी ना, क्या कहा डॉक्टर ने? सावित्री देवी ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उनका गला भर आया। उन्होंने विक्रम को सारी बात बताई, कैसे उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया गया, कैसे डॉक्टर ने उन्हें बदबूदार कहा और कैसे गार्ड ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला।
यह सुनते ही विक्रम का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसकी मुट्ठियां कस गई। जिस माँ ने दूसरों के घरों में बर्तन मांज कर उसे पढ़ाया लिखाया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया, उस माँ का ऐसा अपमान। विक्रम ने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और पुलिस कमिश्नर को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन फिर वह रुक गया। उसके दिमाग में एक विचार आया, अगर वह आज एक डीएम बनकर वहाँ जाएगा तो वे लोग डर के मारे माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन उन्हें अपनी गलती का असली एहसास नहीं होगा। वो सिर्फ उसकी कुर्सी को सलाम करेंगे, इंसानियत को नहीं। विक्रम ने गहरी सांस ली और अपनी माँ के पास बैठकर उनके पैर दबाते हुए बोला, माँ तू चिंता मत कर, कल तेरा इलाज उसी अस्पताल में होगा और वही डॉक्टर करेगा। बस जैसा मैं कहूँ वैसा करना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। अगली सुबह सिटी केयर हॉस्पिटल में वही चहल पहल थी। डॉक्टर आर्यन खन्ना अपनी केबिन में बैठकर कॉफ़ी पी रहे थे और अपने स्टाफ को डांट रहे थे। तभी अस्पताल के गेट पर एक पुरानी खटारा जीप आकर रुकी। उसमें से विक्रम उतरा, लेकिन आज वह सूट बूट में नहीं था। उसने एक साधारण सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, सिर पर गमछा बांध रखा था और पैरों में चप्पलें थी साधारण। वह बिल्कुल एक गांव का किसान लग रहा था। उसने अपनी माँ का हाथ थाम रखा था। विक्रम और सावित्री देवी रिसेप्शन पर पहुंचे। वहाँ आज भी रिया ही बैठी थी। विक्रम ने हाथ जोड़कर बिल्कुल विनम्रता से कहा, मैडम जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। कल डॉक्टर साहब ने इन्हें देखा नहीं था, आज विनती करने आया हूँ, एक बार बस दिखा दीजिए, हम फीस दे देंगे। रिया ने सावित्री देवी को पहचान लिया। उसने तुरंत इंटरकॉम पर डॉक्टर आर्यन को फ़ोन लगाया। सर, वो कल वाली बुढ़िया फिर से आ गई है, साथ में उसका बेटा भी है, बिल्कुल देहाती लग रहे हैं, क्या करूं? उधर से डॉक्टर आर्यन ने दहाड़ सुनाई दी, इन गरीबों की इतनी हिम्मत, भेजो उन्हें अंदर। आज मैं इनका ऐसा इलाज करूंगा कि जिंदगी भर एक अस्पताल की तरफ देखेंगी भी नहीं। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ साहब, अंदर बुला रहे हैं। विक्रम अपनी माँ को लेकर केबिन में दाखिल हुआ। डॉक्टर आर्यन अपनी कुर्सी पर पैर रख कर बैठे थे। उन्होंने विक्रम की तरफ देखे बिना ही कहा, क्यों भाई, कल बेइज्जती कम लगी थी क्या, जो आज फिर से आ गए? और यह क्या, पूरा खानदान ही भिखारी लगता है? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, साहब, हम गरीब जरूर हैं पर भिखारी नहीं। मेरी माँ को तकलीफ़ है, आप डॉक्टर हैं, भगवान का रूप होते हैं, इनका इलाज कर दीजिए। मेरे पास जो भी जमा पूंजी है मैं देने को तैयार हूँ। विक्रम ने अपनी जेब से कुछ मुड़े हुए नोट और कुछ खुदरा हुआ पैसे निकाल कर टेबल पर रख दिए। डॉक्टर आर्यन ने उन पैसों को हाथ में झाड़कर जमीन पर गिरा दिया। अपनी यह चिल्लर उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। मेरे 1 मिनट की कीमत तुम्हारे पूरे जीवन की कमाई से ज़्यादा है। और सुन, अगर दोबारा यहाँ दिखा तो पुलिस को बुलाकर अंदर करवा दूंगा, चोरी के इल्जाम में फंसा दूंगा तुम दोनों को। विक्रम अब भी शांत खड़ा था। उसने जमीन से पैसे नहीं उठाए। उसने डॉक्टर की आंखों में आंखें डालकर कहा, डॉक्टर साहब, इंसान का वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज आप इस कुर्सी पर हैं तो आपको लगता है कि दुनिया आपकी है, लेकिन याद रखिएगा, ऊपर वाला जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं पड़ती। डॉक्टर आर्यन गुस्से से आग बबूला हो गया। वह अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और विक्रम को कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तू मुझे सिखाएगा साले गंवार, अभी तेरा भूत उतारता हूं। डॉक्टर ने जैसे ही हाथ उठाया, विक्रम ने उसका हाथ हवा में ही पकड़ लिया। विक्रम की पकड़ इतनी मजबूत थी कि डॉक्टर की चीख निकल गई। ठीक उसी वक्त अस्पताल के बाहर सायरन की तेज आवाजें गूंजने लगी। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5-6 गाड़ियां, पुलिस की गाड़ियां और जिला प्रशासन की गाड़ियां अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। अस्पताल में हड़कंप मच गया। स्टाफ भागने लगा। अरे, डीएम साहब का स्क्वाड आया है, साथ में सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर भी है, क्या हो गया? डॉक्टर आर्यन घबरा गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा कि पुलिस कमिश्नर और जिले के बड़े बड़े अधिकारी तेजी से अंदर आ रहे हैं। डॉक्टर आर्यन ने घबराहट में विक्रम से कहा, लगता है कोई बड़ा चेकिंग आया है, तुम दोनों यहाँ से निकलो जल्दी, वरना तुम लोगों की वजह से मैं फंस जाऊंगा, जाओ पीछे के दरवाजे से। लेकिन विक्रम अपनी जगह से नहीं हिला। वो वहीं खड़ा मुस्कुराता रहा। तभी केबिन का दरवाजा धड़ाम से खुला। पुलिस कमिश्नर, सीएमओ और अन्य अधिकारी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर आर्यन ने तुरंत अपनी प्रोफेशनल स्माइल चेहरे पर चिपका ली और आगे बढ़कर हाथ बढ़ाने लगा। आइए सर, आइए, हमारा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ पधारे, कोई खास वजह? लेकिन किसी ने डॉक्टर आर्यन की तरफ नहीं देखा भी नहीं। पुलिस कमिश्नर सीधा उस गंवार दिखने वाले युवक यानी विक्रम के पास गए और सैल्यूट मारते हुए बोले, गुड मॉर्निंग सर, आपकी लोकेशन यही मिल रही थी, हम सब आपके आदेश का इंतजार कर रहे थे। यह दृश्य देखकर डॉक्टर आर्यन और पीछे खड़ी रिसेप्शनिस्ट रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। डॉक्टर आर्यन हकलाते हुए बोला, सर, कमिश्नर साहब, आप किसे सैल्यूट कर रहे हैं? यह तो एक गंवार है अपनी बीमार माँ को लेकर।
कमिश्नर ने डॉक्टर आर्यन को घूरते हुए डांटा, जुबान संभाल कर बात करो डॉक्टर, ये गवार नहीं, इस जिले के नए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम श्री विक्रम प्रताप सिंह हैं। डीएम साहब। डॉक्टर आर्यन के मुंह से बस इतना ही निकला और उसके चेहरे का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसे लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। उसे वो सारे अपशब्द याद आने लगे जो उसने अभी अभी विक्रम और उसकी माँ को कहे थे। विक्रम ने धीरे से अपने सिर से गमछा हटाया और कुर्सी पर बैठ गया, उसी कुर्सी पर जिस पर डॉक्टर बैठा करता था। उसने अपनी माँ को पास वाली कुर्सी पर बैठाया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ एसी की आवाज़ आ रही थी। विक्रम ने शांत लेकिन बेहद गंभीर आवाज में कहा, डॉक्टर आर्यन खन्ना, कल आपने एक बुजुर्ग महिला को धक्के मारकर निकलवाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके कपड़े पुराने थे। आज आपने एक बेटे के दिए पैसों को जमीन पर फेंक दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको कम लगे। क्या यही शपथ ली थी आपने मेडिकल कॉलेज में? डॉक्टर आर्यन अब कांपने लगा था, पसीना उसके माथे से टपक रहा था। वह दौड़कर विक्रम के पैरों में गिर पड़ा। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था कि ये आपकी माता जी हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इनका अभी मुफ्त इलाज करूंगा, बेस्ट रूम दूंगा, प्लीज़ सर मेरा लाइसेंस कैंसिल मत कीजिए। विक्रम ने अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने खड़े होकर कहा, यही तो समस्या है डॉक्टर, अगर तुम्हें पता होता कि ये डीएम की माँ है तो तुम इनके पैरों में बिछ जाते, लेकिन क्योंकि तुम्हें लगा कि ये एक गरीब बेसहारा औरत है, तुमने इन्हें जानवर समझा। सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी कुर्सी और कपड़ों का करते हो तुम। विक्रम ने सीएमओ की तरफ देखा और आदेश दिया, डॉक्टर वर्मा, इस अस्पताल के पिछले 5 साल के सारे रिकॉर्ड चेक कीजिए। मुझे शिकायतें मिली है कि यहाँ गरीबों को सरकार की योजनाओं आयुष्मान भारत के तहत भर्ती नहीं किया जाता और इस डॉक्टर आर्यन का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। डॉक्टर आर्यन गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, लेकिन विक्रम का दिल नहीं पसीजा। उसने आगे कहा, लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद अगर तुम्हें अपनी गलती का असली प्रायश्चित करना है तो अगले 1 साल तक तुम्हें जिले के सबसे पिछड़े आदिवासी गाँव के सरकारी अस्पताल में सेवा देनी होगी। वहाँ तुम्हें समझ आएगा कि बिना संसाधनों के इलाज कैसे होता है और गरीब की दुआ की कीमत क्या होती है। वहाँ मौजूद रिया और बाकी स्टाफ भी सिर झुकाए खड़े थे, डर के मारे उनकी सांसें अटकी हुई थी। विक्रम ने उनकी तरफ देखकर कहा, और आप लोग, एक अस्पताल सिर्फ डॉक्टर से नहीं वहाँ के स्टाफ के व्यवहार से चलता है। अगर आज के बाद किसी भी मरीज के साथ बदतमीजी की खबर मेरे पास आई तो इस अस्पताल पर ताला लगा दिया जाएगा। सावित्री देवी जो अब तक चुप थी, उन्होंने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गर्व था, लेकिन एक माँ का कोमल दिल भी। उन्होंने कहा, बेटा, इसे सज़ा मिल गई है, अब इसे और जलील मत कर, चल मुझे घर ले चल। विक्रम ने अपनी माँ के पैर छुए और वहाँ से बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग सुनने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। उस दिन के बाद से सिटी केयर हॉस्पिटल का नज़ारा बदल गया। डॉक्टर आर्यन को जब गांव के सरकारी अस्पताल में भेजा गया तो वहां की धूल, गर्मी और मरीजों की भीड़ ने पहले तो उसे बहुत परेशान किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने देखा कि कैसे एक पैरासीटामॉल की गोली पाकर भी गाँव के लोग उसे भगवान मानकर दुआएं देते हैं, तो उसका पत्थर दिल पिघलने लगा। उसे एहसास हुआ कि एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर नोट छापना डॉक्टरी नहीं है, बल्कि किसी के दर्द को कम करना ही असली सेवा है। 6 महीने बाद एक दिन विक्रम उसी गांव के दौरे पर गया। उसने देखा कि डॉक्टर आर्यन एक पेड़ के नीचे खाट पर बैठे एक बुजुर्ग मरीज का घाव साफ कर रहे थे। आर्यन ने कपड़े पसीने से भीगे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही सुकून था, वो सुकून जो अहंकार छोड़ने के बाद मिलता है। विक्रम को देखकर आर्यन खड़ा हो गया, लेकिन आज उसकी आंखों में डर नहीं, आदर था। उसने कहा, सर, आपने मुझे यहाँ भेजकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं एक अच्छा डॉक्टर था, लेकिन इंसान अब बना हूँ। विक्रम ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। निष्कर्ष, दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज दवाई से नहीं बल्कि ठोकर लगने से होता है। कभी भी किसी की गरीबी या सादगी का मजाक मत उड़ाइए। वक्त का पहिया कब घूम जाए और कब वो मामूली इंसान आपके सामने खास बनकर खड़ा हो जाए, कोई नहीं जानता। असली अमीर वो नहीं जिसके पास दौलत है, असली अमीर वो है जिसके पास दिल है, संस्कार है और दूसरों के लिए हमदर्दी है। अगर आपको इस कहानी ने प्रेरित किया हो तो इसे कमेंट अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट में माँ बाप का सम्मान लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो में एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता की सेवा करें। धन्यवाद।